बच्चों, आज हम कक्षा 7 का जो विज्ञान है हमारा, उसमें पाठ 3 है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकरण का हमारा जो लर्निंग आउटकम है हमारा छात्र इस प्रकरण को पढ़ने के बाद पदार्थ की अवस्थाएं एवं उसके गुणों के बारे में जान जाते हैं। अब बारी आती है पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु बना दिया, ये बिंदु जो स्थान घेरता है और जिसका एक भार होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज, छोटी सी चीज और क्लियर करना चाहूंगा। द्रव्य और द्रव। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ, और द्रव पदार्थ की एक तरल अवस्था होती है, तरल अवस्था, उसको हम कहते हैं द्रव। अभी हमने बात की थी द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में। पदार्थ बना होता है बहुत छोटे छोटे कणों से। उन कणों को हम कहते हैं परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी एक अकेला परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु मिलकर के बनाते हैं अणु। अणु वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। एक या एक से अधिक, मतलब अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। अणु भी दो तरह के होते हैं, समपरमाणुक। समपरमाणुक जो अणु होते हैं वो तत्व बनाते हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे होते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु का मतलब है जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, उसको हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। वो बनाते हैं यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे अमोनिया NH3, H2O वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड यानी ठोस, दूसरी है द्रव यानी लिक्विड, और तीसरी है गैस अवस्था। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप उच्च कक्षाओं में जाकर के 2 अवस्थाओं के बारे में और भी पढ़ेंगे। एक है प्लाज्मा और दूसरी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके आखिर क्या क्या गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉलिड की अगर हम बात करें, यानी ठोस की बात करें, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ठोस है, यानी कि आप देखें इसकी एक आकृति है, फिक्स शेप है, निश्चित आकृति है। इसको अगर हम दबाएं या कुछ भी करें तो वो आकृति बदल नहीं सकती, एक अवस्था। दूसरी है ये द्रव यानी लिक्विड स्टेट, ये जल है इसके अंदर और ये लिक्विड स्टेट है। और गैसीय अवस्था जो हमारे चारों तरफ हवा है, ये गैसीय अवस्था है। हम पहले इसकी प्रॉपर्टी है आकृति। आकृति, ये ठोस है, इसकी आकृति बदल नहीं सकती, यानी इसकी आकृति निश्चित होती है। द्रव है, जिस पात्र में ये रखे हों, अभी ये इसके अंदर रखा हुआ तो इसकी आकृति ले ली है। अगर हम इसको पलट दें किसी और चीज में तो वो उसकी आकृति ले लेगा। अगर हम इसकी जगह इसको गिलास में पलट दें तो गिलास की आकृति ले लेगा। यानी कि इसकी ठोस की आकृति निश्चित होती है और इस लिक्विड की आकृति निश्चित, जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र की आकृति ये ले लेते हैं। तीसरी बात आती है गैस। गैस की आकृति भी पात्र के अनुसार बदल जाती है। दूसरी है आयतन। ये ठोस है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। लिक्विड है, यानी ये, इसका आयतन भी निश्चित होता है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हम किसी भी ठोस का आयतन कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या है कि कोई भी द्रव ले लीजिए,
उस द्रव को किसी भी जो हमारा मेजरिंग बीकर होता है जिसपे निशान बने होते हैं, उन निशानों में उस जल को भर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इस पात्र के अंदर, यहाँ देखिए ये निशान मैंने लगाया हुआ है इसके लेवल का। अब देखिए मैं इस ठोस को इसके अंदर डालूंगा तो देखिएगा इसका जो आयतन है जल का वो बढ़ जाएगा। देखिए अब ये बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। देखें थोड़ा सा बढ़ा, इसका मतलब है इसका आयतन है वो आयतन, अगर हमारे पास में ये मेजरिंग होता, बीकर होता, तो हम इसका आयतन उस मेजरिंग बीकर के हिसाब से निकाल सकते थे। यानी सॉलिड यानी ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और हमारे द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। ये एक छोटी सी जगह में भी फैल सकती है और अगर एक पूरा का पूरा कमरा है या कोई और जगह है वहां पर भी फैल सकती है। जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम एक छोटी सी शीशी में रखा रहता है, लेकिन अगर एक बार हम उसको स्प्रे कर दें तो उसकी स्मेल पूरे का पूरे कमरे में बिखर जाती है। इसका मतलब है इनका आयतन, जो गैस होती है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तीसरी आती है संपीड़न यानी कंप्रेसिबिलिटी। ठोस कंप्रेस नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने अभी इसी की बात करता हूं, देखिए इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता यानी संपीड़न नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे द्रव हैं उनका भी संपीड़न बहुत नेगोशिएबल होता है, नगण्य होता है। तीसरा है गैस का संपीड़न सबसे ज्यादा होता है। जैसे जो हमारी एलपीजी है, एलपीजी को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस यानी कि संपीड़ित करके उसको भरा जाता है। घनत्व यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो सॉलिड जो होते हैं यानी ठोस है, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षाकृत उनसे कम होता है। और गैस की हम बात करें तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अंतरा अणुक स्थान, जो ठोस होते हैं उनमें अंतरा अणुक स्थान यहाँ पे सबसे कम होता है। यहाँ हम एक चित्र देखेंगे, चित्र देखने पे हम देखें, यहाँ पे देखें तो इनके अणुओं के बीच में स्थान बहुत कम है, सबसे कम है। तो ठोस के अंदर अंतरा अणुक स्थान सबसे कम होता है। जो हमारे द्रव है, द्रव के अंदर अंतरा अणुक स्थान ठोस की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पेस जिसे हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, ये स्पेस वो ठोस की अपेक्षाकृत ज्यादा है। गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। अंतरा अणुक बल की हम बात करें तो ठोस के अंदर अंतरा अणुक बल सबसे ज्यादा होता है, यानी उनके अणुओं के बीच में, क्योंकि बहुत नजदीक होते हैं तो नजदीक होने की वजह से अंतरा अणुक बल जो होता है ठोस के अंदर वो सबसे ज्यादा होता है। इसी की वजह से अगर हम इसमें उंगली अपनी डालना चाहें तो चूंकि इसके अणुओं के बीच में अंतरा अणुक बल सबसे ज्यादा है तो हमारी उंगली भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, यानी प्रवेश नहीं कर सकती है। जबकि यहाँ हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर अंतरा अणुक बल ठोस के अपेक्षाकृत कम होता है। तो हम देखें तो हम उंगली को डालेंगे, अंतरा अणुक बल कम होने की वजह से हमारी उंगली इस ठोस के अंदर चली जाती है। गैस की हम बात करें तो गैस में भी हम देखें तो हम अपने हाथ को इस तरह से हवा के अंदर एक दूसरे मतलब आर पार लेके जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो अंतरा अणुक बल है वो गैस के अंदर सबसे कम होता है। सातवां है, अगला पॉइंट है अणु और परमाणु के बीच में गतिज ऊर्जा। ठोस के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, यानी कि किसी भी ठोस के जो कण हैं वो अपने स्थान से बहुत कम हिलते डुलते हैं, यानी गतिज ऊर्जा तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। जबकि जो द्रव है हमारा, द्रव के अणुओं के बीच में जो गतिज ऊर्जा है, आप देखेंगे ये हिल रहा है पानी, यानी इसके बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा है। वैसे भी हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी चीज इसमें डालें, जैसे रंगीन रंग का एक कण डाल दें
हम कुछ देर बाद देखेंगे वो रंग का कण पूरे पानी को रंगीन कर देता है। इसका मतलब है इसके अणुओं के बीच में ठोस के अणुओं से गतिज ऊर्जा ज्यादा है। गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर हम एक कोने में भी परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोल करके रख दें तो वो वहां से भी उसके अणु पूरे कमरे में अपनी ज्यादा गतिज ऊर्जा की वजह से पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। इसका मतलब है कि गैस के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है।